सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ के एक और महत्वपूर्ण केस की, जिसका नाम है फ्रांस वर्सेस टर्की और इसको फेमस नाम से जाना जाता है द एसएस लोटस केस। अगर आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ ली है या फिर आप आजकल पढ़ रहे हो तो आपने इस केस का नाम जरूर सुना होगा, एसएस लोटस केस। लेकिन मुझे पता है इंटरनेशनल लॉ समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं बहुत ही इजी वे में आपके लिए यहाँ पर वीडियोस लेकर आता हूँ। और उसी सीरीज में इंटरनेशनल लॉ मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ इंटरनेशनल लॉ आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज इसकी रेलिवेंस बहुत आगे तक है। अब चाहे आप जुडिशरी के एग्जाम्स देखो, एलएलएम देखो, या किसी भी एस्पेक्ट में देखो, इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस यूजीसी नेट तक आते ही आते हैं। तो इसलिए अगर आपको इजी वे में पता है तो आप जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ इजीली हमें याद हो जाता है, वैसे ही मेरी कोशिश है इंटरनेशनल लॉ भी आपको इजीली याद हो जाए, आप दूसरों को भी समझा पाए। तो चलिए यार, अब हम शुरू करते हैं। फ्रांस वर्सेस टर्की का ये केस है, काफी फेमस केस है, 1927 का एसएस लोटस केस। तो चलिए स्लाइड्स पर चलते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो, आपको मेहनत पसंद आती है, स्लाइड्स पसंद आती है, आप चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है आपके लिए और मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसी के साथ साथ इसको शेयर जरूर कीजिए कंटेंट को, ताकि आगे तक ये काफी लोगों तक पहुंच पाए, और लाइक जरूर करना। तो चलिए पढ़ते हैं यार अब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस केस के बैकग्राउंड की। तो देखिए, एसएस लोटस केस, एक शिप का नाम है एसएस लोटस, ठीक है। ये बेसिकली लड़ाई है दो देशों के जुरिस्डिक्शन को लेकर, कि जहां इंटरनेशनली किसी की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, वहां अपने जुरिस्डिक्शन कौन अप्लाई करेगा। देखिए बताता हूं, समझिए। एक है फ्रांस, एक है टर्की, ठीक है। अब इंटरनेशनल वाटर्स में एक लिमिट के बाद किसी की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। अगर वहां कोई काम हो जाए ऐसा कि जहां किसी को जुरिस्डिक्शन अप्लाई करनी पड़े, मान लीजिए वहां कोई ऑफेंस हो जाए, किसी भी तरीके का कोई क्राइम हो जाए, तो वहां किसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। तो आज की डेट में हमारे पास और भी लॉज हैं, लेकिन ये केस जब 1927 का था, ये तब भी रेलिवेंट था और आज भी इसे पढ़ा जाता है। कुछ हद तक ये आज भी रेलिवेंट जरूर है, और समझने के लिए तो काफी ज्यादा रेलिवेंट है ये केस। तो इसका बैकग्राउंड बेसिकली यही है, दो शिप्स होते हैं, ठीक है। एक टर्की का शिप है, एक फ्रांस का शिप है। हाई सीज में जाकर ये टकरा जाते हैं। अब हाई सीज क्या होता है, अगर आपने लॉ ऑफ सीज नहीं पढ़ा है, वैसे मुझे पता है जब तक आप ये वीडियो देखेंगे मैं लॉ ऑफ सीज के ऊपर एक वीडियो डाल चुका हूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ की प्लेलिस्ट है, वहां पर आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में, या फिर पहले भी देख सकते हैं लॉ ऑफ सीज क्या है। वैसे बाद में देखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो लॉ ऑफ सीज अगर मैं आपको अभी बता दूं, हाई सीज का मतलब सिर्फ इतना है। अभी के लिए आप ये समझिए कि इंटरनेशनल लॉ में देखिए, समुद्र क्या है, बहुत सारे हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बाउंड्री माने, तो इंडिया की बाउंड्रीज, जो इंडिया के चारों ओर की बाउंड्री है, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स, किलोमीटर नहीं है, माइल्स नहीं है, नॉटिकल माइल्स है। इसमें 1856 किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल माइल में, तो लगभग 2 किलोमीटर आप बोल सकते हैं एक नॉटिकल माइल को। तो उतना मतलब 200 नॉटिकल माइल्स, इंडिया की बाउंड्री से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक ये हमारा एरिया। एक तरीके से इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, वो आप लॉ ऑफ सीज में पढ़ेंगे। लेकिन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, इसे बोलते हैं हाई सीज। तो जहां किसी भी देश का कोई भी कानून नहीं लगता, तो वहां किसका कानून लगेगा। अगर कोई क्राइम हो जाए, कोई कोल्यूजन हो जाए शिप्स में, या फिर कुछ और चीजें हो जाए, तो उसी के ऊपर ये पूरा केस घूमता है। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। द एसएस लोटस केस अरोज फ्रॉम अ कोल्यूजन बिटवीन टू शिप्स, एक है फ्रेंच शिप और एक है टर्किश। तो जो एसएस लोटस है वो फ्रांस का शिप है, और बोस्कॉट नाम से एक शिप है वो टर्की का शिप है। तो ये दोनों टकरा जाते हैं। उसके बाद जो टर्की वाले शिप में लोग बैठे होते हैं, उनमें से 8 लोगों की मौत हो जाती है। अब ये शिप जब रुकता है टर्की के एक एरिया में, बिकॉज शिप आपको पता है डायरेक्ट नहीं जाते हैं, उनके स्टैंड्स बने रहते हैं, जैसे बस के हम स्टैंड्स बोलते हैं, तो वैसे ही शिप्स के भी अपने अपने स्टैंड्स होते हैं, डॉकयार्ड्स होते हैं। तो जैसे ही वो इस्तांबुल पहुंचता है शिप, उसके कैप्टन को अरेस्ट कर लिया जाता है टर्की के ऑफिशियल्स द्वारा, और उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया जाता है। तो यहीं से सारा का सारा विवाद शुरू होता है। इतना समझ में आ गया। अब फैक्ट समझते हैं फटाफट से। फैक्ट्स ये हैं, 2 अगस्त 1926 की बात है। फ्रेंच स्टीमशिप एसएस लोटस कोलाइड करता है टर्की के शिप के साथ, बोस्कट के साथ,
ऑन द हाई सीज इन इंटरनेशनल वाटर, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ कल्यूजन 8 टर्किश नेशनल डाइड व्हेन द एसएस लोटस डॉक्ड इन इस्तांबुल। जैसे वो इस्तांबुल पहुंचता है, इस्तांबुल कहाँ है, टर्की में है, अरेस्ट कर लेते हैं फ्रेंच ऑफिसर को, लेफ्टिनेंट डमन्स, डमन्स इसका नाम है, एंड चार्ज हिम विद मैनस्लॉटर, मानव हत्या का इस पे केस लगाते हैं, ठीक है। अब फ्रांस प्रोटेस्ट करता है, क्यों? क्योंकि यार देखिए हाई सीज पर किसी भी कंट्री की जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो फ्रांस कहता है टर्की से, देखिए आपकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है उस इंसिडेंट के ऊपर, क्यों? क्योंकि वो आपकी टेरिटरी से बाहर की बात है और वो इंटरनेशनल वाटर की बात है और उसमें इंटरनेशनल शिप शामिल है। मतलब एक तो देखिए आप वहां अप्लाई कर रहे हैं जहां आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, दूसरी बात आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जो आपका है ही नहीं। फ्रांस की शिप है ना, तो आपकी तो है नहीं, और इंटरनेशनल वाटर है वो भी आपका नहीं है, तो आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, आपने गलत किया। लेकिन टर्की नहीं मानता, तो अब फ्रांस पहुंच जाता है पीसीआईजे। उस टाइम पर आईसीजे नहीं था, हमको पता है आईसीजे कब बना, अब वो बना वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में, पर ये केस है 1927 का, तो उस टाइम पर क्या था, पीसीआईजे था, वही बाद में आईसीजे बन गया, हम समझते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसमें और क्या हुआ। अब देखिए लीगल इशू क्या था कोर्ट के सामने। फ्रांस तो पहुंच गया, लेकिन कोर्ट के सामने मेनली 2 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या टर्की ने वायलेट किया है कोई इंटरनेशनल लॉ बाय एक्सरसाइजिंग क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ओवर अ फ्रेंच नेशनल फॉर एन एक्ट कमिटेड इन हाई सीज। हाई सी में कोई एक्ट हुआ, फ्रेंच का नेशनल शामिल था, टर्की ने कोई इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया या नहीं, उसके ऊपर क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन अप्लाई करके। पहला क्वेश्चन कोर्ट के सामने। सेकंड क्वेश्चन ये था, इज देयर अ जनरल प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ दैट प्रोहिबिट्स स्टेट्स फ्रॉम एजर्टिंग जुरिस्डिक्शन बियॉन्ड देयर टेरिटरी। अब कोर्ट को यह पता करना था कि क्या इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कोई प्रिंसिपल है जो किसी स्टेट को रोकता हो अपनी जुरिस्डिक्शन अप्लाई करने से अपनी टेरिटरी के बाहर। क्या ऐसा कोई है, कुछ कोई लॉ है, कोई हमारे पास कोई कस्टम है, कुछ है या फिर नहीं है। तो कोर्ट के सामने 2 मेन क्वेश्चंस ये थे, ठीक है। अब समझते हैं फ्रांस ने बोला क्या कोर्ट में जाके। अब देखिए फ्रांस के आर्ग्यूमेंट्स 4 पॉइंट्स में लेकर आया हूं। सबसे पहले इसने बोला, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ अ शिप ऑन द हाई सीज इज कंसिडर्ड टेरिटरी ऑफ द फ्लैग स्टेट। इसने बोला देखिए अगर हाई सीज पर कोई शिप है ना, तो वो उसकी टेरिटरी माना जाता है जिस शिप में उसके ऊपर जो फ्लैग होता है। जैसे कोई शिप है, उसके ऊपर फ्लैग किसका होगा, अपनी कंट्री का होगा। अब जिस भी कंट्री का उसके ऊपर फ्लैग है, उसी कंट्री की जुरिस्डिक्शन, उसी कंट्री के कानून उस शिप पर लगते हैं। फ्रांस ने ये बोला, और ये पॉइंट तो वैलिड भी है। कैसे है आप आगे समझेंगे ना इंटरनेशनल लॉ, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा ही होता है। तो पहला फ्रांस का आर्ग्यूमेंट ये था, ठीक है। दूसरा फ्रांस का आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर ऐसा है, therefore the incident occurred on a French vessel under the French jurisdiction, फिर तो जो फ्रेंच वेसल के साथ हुआ ये फ्रेंच की जुरिस्डिक्शन बनती है, ठीक है। टर्कीज एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन वाज इलीगल एंड वायलेटेड फ्रेंच सॉवरेनिटी। इसने हमारा केस अपने हाथ में ले लिया, इसने हमारी सॉवरेनिटी के साथ क्या किया है, खिलवाड़ किया है, ठीक है। नो रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ परमिटेड टर्की टू ट्राई अ फॉरेन नेशनल फॉर एन एक्ट कमिटेड आउटसाइड टर्किश टेरिटरी। और ऐसा इंटरनेशनल लॉ में कोई भी रूल नहीं है जो टर्की को ये परमिट कर दे कि आप किसी भी फॉरेन नेशनल को पकड़ के उसके ऊपर कोई भी क्राइम का प्रोसीडिंग आप शुरू कर दो, और वो भी क्राइम वहां हुआ है जो आपकी टेरिटरी में नहीं था। समझ गए ना, आपकी टेरिटरी में हुआ होता तो समझ में आता। अब आपकी टेरिटरी में नहीं हुआ, आप उसमें कोई और शामिल है, आप उसको पकड़ के ला रहे हो और खुद ही प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, कैसे चलेगा टर्की। तो फ्रांस के आर्ग्यूमेंट्स ये थे, ठीक है। अब टर्की ने क्या बोला वो समझते हैं। तो अब टर्की कहता है चलो ठीक है, अब मेरी बात सुन ली जाए। द कोल्यूशन कॉज द डेथ ऑफ टर्किश नेशनल। भाई ठीक है, एक फॉरेन शिप शामिल है, लेकिन मरे कौन है, टर्की के नेशनल्स मरे हैं, विच गिव टर्की अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट। अब टर्की के लोग मरे हैं तो टर्की का एक इंटरेस्ट वहां पर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। दूसरा पॉइंट, देयर इज नो इंटरनेशनल रूल दैट प्रोहिबिट्स इट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन। अगर ऐसा भी कोई रूल आप दिखा दो तो हम मान जाए, लेकिन ऐसा कोई भी इंटरनेशनल रूल नहीं है जो एक्सरसाइज करने से टर्की को रोकता हो कि आप अपनी बाउंड्री के बाहर अपने जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। वहां पर तो किसी की भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो जब किसी की नहीं है तो हम तो कर सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी कि कोई नहीं कर सकता, ठीक है। टर्कीज एक्शन वर नॉट अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ एंड इट वाज एक्सरसाइजिंग प्रोटेक्टिव जुरिस्डिक्शन। और हम कोई इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रोटेक्टिव जुरिस्डिक्शन, हम अपने जुरिस्डिक्शन को बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, तो टर्की के 3 आर्ग्यूमेंट्स थे। अब मजा आएगा आपको कोर्ट की बात सुनने में। तो कोर्ट ने क्या बोला वो सुनते हैं। पीसीआईजे जजमेंट 7 सितंबर 1927, पीसीआईजे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस रूल्ड इन फेवर ऑफ टर्की, टर्की के फेवर में रूल करता है बाय अ नैरो 8-7 की मेजोरिटी है। अगर एक जज भी उस साइड बोलता तो कौन जीत जाता? फ्रांस जीत जाता। तो 8-7 बहुत ही नैरो मेजोरिटी से कौन जीता? टर्की जीता। जैसे हमारा केशवानंदा भारती केस था ना, आप समझ लीजिए उसी लेवल पे है। तो कोर्ट ने पहली बात क्या बोली वो समझते हैं। तो कोर्ट बोलता है हमने आप दोनों की बात सुन ली है, अब आप हमारी सुनिए, हमने क्या कंक्लूड किया। सबसे पहले टर्की जीत जाता है ये केस। अब पॉइंट्स क्या क्या हैं उसके जीतने के। इस केस से निकलता है सबसे पहले लोटस प्रिंसिपल, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा काम आता है। इसको अगर आप कहीं यूज करेंगे इंटरनेशनल लॉ के आंसर्स में तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। लोटस प्रिंसिपल ये कहता है इन इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स आर फ्री टू एक्ट अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। मतलब जब तक एक्सप्रेसली आपको रोका ना जाए तब तक आप सब कुछ कर सकते हैं। समझ गए कितना बड़ी ये बात है। जैसे अगर आपको पता है ब्रिटेन में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा जो यहाँ पे सिटीजन है वो सब कुछ कर सकता है अनलेस वो किसी और के लॉज को वायलेट ना कर रहा हो, अनलेस वो जो हमने कुछ और लॉज बनाए हैं उनको ना ब्रेक कर रहा हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो ये जब कुछ भी वर्ड आ जाता है ना ये काफी ब्रॉड हो जाता है। ऐसे ही लोटस प्रिंसिपल यहां से निकला जो कहता है कि जब तक एक्सप्रेसली आपको प्रोहिबिट ना किया जाए तब तक आप सब कुछ कर सकते हैं। सो टर्की डिड नॉट नीड परमिशन टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन। तो टर्की को कोई परमिशन नहीं चाहिए ये ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसे। दूसरा है नो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि भाई कोई भी इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे वायलेट नहीं हुआ है। कैसे? देयर वाज नो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि कोई इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं जो टर्की को रोकता हो कि आप किसी फॉरेन नेशनल को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते उस चीज के लिए जो हाई सीज पर हुई। ठीक है, तो ऐसा कोई लॉ है ही नहीं, तो उसने जो किया ठीक ही किया। ठीक है, तीसरा पॉइंट कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन परमिटेड। कोर्ट एक्सेप्टेड दैट बोथ फ्रांस एंड टर्की कुड पोटेंशियली क्लेम ज्यूरिसडिक्शन ओवर द इंसिडेंट। आप दोनों ही क्लेम कर सकते हो क्योंकि एक का शिप यहाँ पे शामिल है और एक के नेशनल्स शामिल है जिनको नुकसान हुआ, जो मर गए। तो आप दोनों में से जो भी ज्यूरिसडिक्शन लेना चाहे ले सकता है। टर्की ने ले ली तो अच्छी बात है। Hence, Turkey was entitled to prosecute Lieutenant Demons। इसलिए टर्की एंटाइटल है किसी जो वो कैप्टन है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए। आप समझ गए? एक बार और समझते हैं। देखो यहां से सबसे पहले एक लोटस प्रिंसिपल निकला इस केस से। इसका मतलब ये होता है जब तक एक्सप्रेसली मना ना किया जाए तब तक सारी चीजें इंटरनेशनल लॉ में परमिट है। ठीक है, दूसरा टर्की ने कोई भी इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई लॉ था ही नहीं। ठीक है, कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन बनती है आप दोनों की, जो भी लेना चाहे ले सकता है। टर्की ने पहले ले ली तो टर्की का फायदा, या फिर आप ले लेते तो हम आपको भी नहीं रोकते। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है। अब समझिए कि इसका लीगल सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले लोटस केस इज सिग्निफिकेंट फॉर सेवरल रीजंस। कौन सा रीजन है? लोटस प्रिंसिपल दैट विच इज नॉट प्रोहिबिटेड इज परमिटेड। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। जो भी चीज प्रोहिबिट नहीं है वो परमिट है। तो क्या आप लॉजिकली सोचिए, क्या ये स्टेटमेंट वैसे सही है कि जिस चीज को हमने प्रोहिबिट नहीं किया वो परमिट है? दूसरा सिग्निफिकेंस इसका ये है एक्सपेंडेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बियॉन्ड टेरिटोरियल लिमिट्स इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियलिटी। ठीक है, इसने जो ज्यूरिसडिक्शन है ना काफी ज्यादा ब्रॉड कर दी कि भाई आप हाई सीज में भी आप ज्यूरिसडिक्शन ले सकते हो क्योंकि यहां पर किसी के लिए कोई रूल है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद इन्फ्लुएंस करता है कि फ्यूचर कन्वेंशंस को, जैसे अनक्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब ये कन्वेंशन आ चुका है, उस टाइम पर नहीं था। अब उस टाइम पर नहीं था तो ये केस ही सब कुछ था। अब अनक्लॉज आ चुका है तो अब अनक्लॉज जो है काफी सारी चीजों को कवर करता है और काफी सारे एस्पेक्ट्स में अपनी बातें रखता है, लेकिन ये केस भी काफी सिग्निफिकेंट है अभी भी। ठीक है, उसके बाद highlighted the limits of customary law and the importance of positive legal rules in restricting state conducts। ये केस हाईलाइट करता है। इसे आप ध्यान से पढ़ना, जितनी भी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं तो आपको काफी सारा, एक तो इसमें से आंसर का कंटेंट मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस केस का, ठीक है भाई केस हो गया, टर्की जीत गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके कुछ अगेंस्ट भी तो बातें होगी ना। जो जजमेंट हुआ है बिल्कुल होगी। तो अब क्रिटिसिज्म इस जजमेंट ने क्या फेस करे वो समझते हैं। सबसे पहले टू परमिसिव है भाई, ये बहुत ज्यादा ही परमिट कर रहा है किसी भी स्टेट को कि भाई कुछ भी अगर प्रोहिबिट नहीं है तो परमिट है।
ऐसा कैसे चलेगा? तो ये टू परमिसिव हो गया, रिस्किंग एनार्की इन जुरिस्डिक्शन क्लेम्स, बिल्कुल सही बात। सेकंड चीज है इनकंसिस्टेंट विद मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरन इक्वालिटी एंड नॉन इंटरवेंशन। आज की डेट में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है? सॉवरन इक्वालिटी, सबकी सॉवरेनिटी बिल्कुल ऊपर है, टॉप नॉच होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए हर कंट्री की, एंड नॉन इंटरवेंशन, आप किसी भी देश के मैटर में इंटरवीन नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद लेटर डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, लेकिन ये केस अपने लोटस प्रिंसिपल के बारे में और ये जो पीसीआईजे का जजमेंट है अभी भी काफी रेलिवेंट है। अब अनक्लॉज आप पढ़ेंगे तो अनक्लॉज पे लॉ ऑफ सीज पर मैं एक वीडियो बना दूंगा और बन भी चुकी होगी, तब तक आप देखेंगे इसे तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब आप समझेंगे, जैसे पूरे इंटरनेशनल लॉ आप समझ लेंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये केस की अब रेलिवेंस कितनी है, तब कितनी थी और अब कितने काम की चीजें हम इसमें से ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ स्टिल द केस रिमेन्स अ फाउंडेशनल रेफरेंस इन डिस्कशंस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड स्टेट फ्रीडम अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ का ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिस्कस करता है, किसके ऊपर? जुरिस्डिक्शन को लेकर और स्टेट फ्रीडम को लेकर, कि कैसे एक शिप ने दूसरे शिप से टकराया, ठीक है, पर्सन मरे दूसरे के। अब पहला वाला शिप आराम से दूसरी कंट्री के वहां पर अपना शिप को डॉक करता है, लेकिन वहां के ऑफिशियल्स अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि आपने हमारे 8 नेशनल्स मार दिए भाई शिप की टक्कर करके। तो अब उसे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उसको पकड़ लिया गया, प्रोसिक्यूट कर लिया गया, सब कुछ इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको वैलिड माना। तो ये दूसरे स्टेट को कितनी ज्यादा फ्रीडम देता है ये केस, क्योंकि ना जगह उसकी ना शिप उसका, लेकिन बस पर्सन उसके मरे हैं, तो उसने ही पूरा प्रोसेस शुरू करके और उसको जो भी हुई होगी, जेल हुई, फांसी हुई, जो भी हुई, लेकिन उसको प्रोसिक्यूट किया, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा स्टेट फ्रीडम को दिखाता है। तो कंक्लूजन अगर आप लिखना चाहें तो ये मैंने लिख के दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफन मींस परमिशन, ये लाइन जरूर याद रखना कि जो चीज प्रोहिबिट नहीं है वो परमिट है। इस केस से निकला है, ये हमेशा यूजफुल नहीं रहेगा ये प्रिंसिपल, लेकिन इस केस से ये प्रिंसिपल निकला है। तो आप मुझे बताना कमेंट करके आपको ये केस समझ में आया, नहीं आया, कैसा लगा। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी बताना, और इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।